वेलकम टू इम्पीडेंस बच्चों। आज हम लोग देखो पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी और उसमें हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा जिसे कवर करना होगा वर्क। तो आज बेसिकली हम लोग क्लास 9th साइंस जो कि मेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन सा, वर्क एंड एनर्जी। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आएगा पावर। एक छोटा सा टॉपिक क्या आएगा, पावर, हम उसको भी कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे होंगे कोई भी टॉपिक तो वो होगा वर्क, जो कि सबसे पहला और सबसे बेसिक सा। अगर आपको एनर्जी समझना है तो उसके लिए वर्क को समझना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक वर्क को। देखो वर्क क्या होता है। नॉर्मली वर्क सभी ने सुन रखा है, कि आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दैट वर्क, होमवर्क, क्लास वर्क, बहुत सारे वर्क होते हैं। वर्क के कई कैटेगरी आपने पढ़ रखे हैं। तो देखो क्या होता है ना कि जो भी काम किया जाए, अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग कहें, नॉर्मल लैंग्वेज में, तो क्या होता है, जो कुछ किया जाए, जैसे अगर आपसे कोई कह दिया कि एक गिलास वाटर ले आओ, पानी ले आओ, तो क्या करते हो आप, उसको जाते हो लेके आते हो ना। तो वो काम कर रहे हो कि नहीं, तो वो भी तो आप वर्क के अंदर कंसीडर करते हो। आपने जैसे आप पढ़ने बैठ गए 2 घंटे पढ़ के उठ रहे हो, कहना आज बहुत सारा काम किया, बहुत ज्यादा होमवर्क था, मैंने बहुत किया। वर्क करते हैं ना। इन नॉर्मल लाइफ व्हाट वी डू, वी कॉल इट एज वर्क। हम जो भी करते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, आपने हाथ यूं मूव किया तो क्या हुआ, ये वर्क हो गया। कुछ भी हम लिख रहे हैं तो हम वर्क ही तो कर रहे हैं ना। आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई विल बी टायर्ड, ठीक है, मैं लिखते लिखते थक जाऊंगा। तो ये सारे वर्क के अंदर आते हैं। क्या साइंस, या फिर इन शॉर्ट कहें फिजिक्स, क्या साइंस के अंदर भी वर्क यही होता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, डज इट सेम इन साइंस ऑल्सो। क्या ये साइंस में भी सेम होता है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। तो देखो नॉर्मल में एनीथिंग, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये भी तो एक वर्क ही हुआ। स्टडी इज ऑल्सो अ वर्क, क्योंकि आप लिखते हो, पढ़ते हो, सोचते हो, थिंक करते हो, थिंकिंग इज ऑल्सो अ वर्क। तो क्या साइंस भी इसको वर्क मानता है, या फिर साइंस के अलावा कुछ, साइंस के अकॉर्डिंग कुछ अलग होता है, तो यही जानेंगे हम लोग। तो देखो साइंस के अकॉर्डिंग, इन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वर्क क्या होता है, in according to physics, when we apply force, जब कभी भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप बताइए क्या होगा है। जैसे अभी हमने इसे पीछे वाले चैप्टर्स में पढ़ रखा होगा, फोर्स क्या करता है, एक एक्सटर्नल कॉज करता है जिसके कारण मोशन आता है किसी बॉडी में। फोर्स के कारण क्या आता है, मोशन। और इन शॉर्ट कहें तो बॉडी क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, मूव करता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे, तभी तो आप कहते हो मोशन है। तो उसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। तो जब कभी भी हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, अभी हमने इस पे फोर्स लगाया ना, बॉडी मूव नहीं किया, तो क्या हमारा फोर्स व्यर्थ गया, नहीं। तो बस यहीं पर हमने कोई काम किया, अगर नॉर्मल देखेंगे तो किया, लेकिन फिजिक्स कहता है, साइंस कहता है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स एंड body changes its position, body changes its position, बॉडी अपना पोजीशन क्या कर रहा हो, चेंज कर रहा हो। और सिंपल, बॉडी डिस्प्लेसेस। अगर किसी बॉडी में आपने फोर्स लगाया और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और आसान में क्या कहें, अगर मोशन हुआ, क्योंकि मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियस सी बात होगा, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और वो बॉडी मूव कर गई या फिर डिस्प्लेस हो गई, देन वी कैन से दैट कि वर्क हैज बीन डन। तभी हम लोग कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। लेकिन नॉर्मल लाइफ और साइंटिफिक लाइफ दोनों में फर्क है, समझो इस बात को। जैसे इस पे हमने फोर्स लगाया, देखो ये मूव किया इस पोजीशन से इस पोजीशन। अगर ये ना मूव करे, हमने फिक्स कर दिया, अब चाहे जितना फोर्स लगाया, अगर नहीं मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि वर्क नहीं हो रहा है, साइंस के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो। जैसे इस दीवार को अगर आप धक्का देने लगो,
अब दिन भर दिया आपने धक्का, गिरी नहीं दीवार, और हम आके देख रहे हैं, हम क्या बोलेंगे आपसे कि वर्क हुआ या नहीं, और आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, एकदम पसीना पसीना हो गए, लेकिन हमने देख के कहा आपने तो कोई वर्क ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब भी कभी हम फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर बॉडी डिस्प्लेस करेगी, तभी हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ है। ठीक है, वर्क नहीं हुआ। तो इस बात को आप समझिए, और आप समझते हैं, देखो हम लोग थोड़ा सा इसका इन शॉर्ट फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे वर्क W, वर्क को हम लोग डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल W। ठीक, क्या कह रहा है? when we apply force and body displaces, यहाँ पे D क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जिस बॉडी में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही D है, तो तभी हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। जैसे आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ है, आपने इस पे F फोर्स लगाया और बॉडी जो है S डिस्टेंस से क्या किया? मूव कर गया। S डिस्टेंस से मूव किया, आपको फोर्स लगाने पर, समझ रहे हैं? जैसे आप यहाँ थे, आपने इस पे धक्का दिया और बॉडी यहाँ चली गई, आपने F फोर्स लगाया और बॉडी S डिस्प्लेस हुई, या फिर शॉर्ट कहना उसे D डिस्प्लेसमेंट हुआ। तब क्या कहेंगे कि वर्क आपने कितना किया? आपने कितना काम किया? आपने किया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट। आप समझिए, तो अगर इसको हम लोग और डिफाइन करना चाहें तो वर्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले आप इसकी बेसिक डिफिनेशन समझने की कोशिश करिए कि क्या कह रहा है। जब भी कभी आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करोगे और बॉडी डिस्प्लेस कर गई, मूव कर गई, तब आप कह सकते हो कि वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ। आपने जैसे फुटबॉल है, आपने उस पर किक मारा तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन गई कि नहीं, तब आप क्या कहोगे? आपने फोर्स लगाया और बॉडी मूव की, तो ये वर्क हुआ। लेकिन इन द सेम प्लेस आपने एक बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया, अब उस पर मार रहे हो, फोर्स तो लगा रहे हो, सेम अमाउंट में फोर्स लगा रहे हो, लेकिन क्या एक्चुअल में वर्क हो रहा है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है, अभी हम बॉडी बिल्डर नहीं है तो हम उठा नहीं सकते उसको, तो हमारे पैर से नहीं जाएगी। तो इन दैट केस क्या कह रहे हैं? पत्थर नहीं हिला, और अगर वो डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। तो आप आसान भाषा में एकदम समझिए कि वर्क क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें कि when we apply a force on any body and that body displaces by some amount, then we can say that the work has been done, otherwise it's not done। समझ रहे हैं आप? चलिए ठीक है, आप इतना नोट करिए। फिर आगे वर्क का हम लोग दूसरा देखिए। अभी यहाँ पर तो हम सिंपल सीधे लाइन से, जैसे बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और एस भी क्या हो रहा है? फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में। अगर आप देखें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी। लेकिन ऐसा अगर मान लीजिए हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हो, हमारा मन नहीं है सीधा लगाने का, हमने थोड़ा सा एंगल के साथ लगाया, हमने ये सरफेस है इसके साथ कुछ एंगल से हमने फोर्स लगाया, तब क्या होगा? तब वर्क कैसा आएगा? तो उसको अभी हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप इतना नोट करिए। वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग विथ सम एंगल। अब हम लोग किसी भी बॉडी पर कुछ एंगल के साथ फोर्स लगा रहे हैं, कुछ एंगल के साथ फोर्स है, ये सरफेस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है? हम मान लो यहाँ फोर्स F से इसको खींच रहे हैं और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हो रहा है। कभी आपने किसी बच्चे को खिलौना गाड़ी, आपने कभी खिलौना गाड़ी को क्या किया? पुल किया है? कुछ ऐसा होती तो यहाँ धागा हम लोग लगा के और आगे की ओर खींचते हैं कि नहीं? इधर सेम केस, हमारा कुछ ऐसा ही केस है। तो इस केस में क्या होगा? मान लिया हमने कुछ एंगल थीटा, थीटा इज द सिंबल फॉर एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी आपकी डिस्प्लेस हुई है कितना? ऐसे अमाउंट में, या फिर डी, दो कहीं कहीं डी लिखते हैं, कहीं कहीं एस लिखते हैं। इट इज जस्ट सिंबल। आप अगर अपना नाम भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेंशन करना होगा बस, ठीक है। तो ये हुआ, बॉडी आपकी डिस्प्लेस कर रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और फोर्स कितने एंगल से लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ? थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल थीटा। थीटा इज जस्ट सिंपल सिंबल, एक सिंबल है मात्र। अभी आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, थीटा क्या है? थीटा एंगल का सिंबल। चलिए, तो इन दिस केस वर्क डन विल बी फोर्स cos थीटा into d,
फोर्स cos थीटा इंटू डी, और अगर और सिंपल लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एफ डी cos थीटा, एफ डी cos थीटा। अब ये cos किस चिड़िया का नाम आ गया? cos नया फैक्टर आ गया आपके सामने, और अभी तक आपने cos को कभी देखा नहीं है, अभी तक आपने cos को कभी देखा नहीं है। देखो एक्चुअल में cos क्या है? ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो जैसे कभी भी cos को हम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिसको हम लोग नेक्स्ट ईयर क्लास 10th में हम लोग इसको आराम से काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अभी चिंता मत करिए, आपको कुछ वैल्यूज अभी हम नोट कर दे रहे हैं, उसी को आप याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल परेशान होना नहीं है। तो cos का क्या है? तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये होता है एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? cos थीटा। उसे क्या कहते हैं? cos थीटा। थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल, और एंगल हमने बता रखा है थीटा क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है उसी को थीटा कह रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना नोट करिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। cos क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आपको परेशान नहीं होना है। अभी हम कुछ वैल्यूज नोट कर दे रहे हैं, चलिए हम नोट कर दे रहे हैं। देखिए जैसे एंगल क्या हो सकता है? थीटा क्या हो सकता है? थीटा कैन बी 0 डिग्री, थीटा कैन बी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। हम लोग को स्टैंडर्ड थीटा सॉरी स्टैंडर्ड एंगल ही पढ़ने हैं, आप परेशान नहीं होना है। 45 आफ्टर 60 डिग्री, 90 डिग्री, आपने इतना नोट कर लिया होगा। नहीं नोट किया तो पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। 180 डिग्री इन सभी पे। ठीक है, और इस केस में cos थीटा क्या होता है? इस केस में cos, तो जब आपको कभी देगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 0, तो आप cos थीटा की वैल्यू क्या नोट करोगे? 1। कितनी नोट करोगे? 1। 30 पे कितना आपको यूज करना है? √3/2। आपको बस ये वैल्यूज याद रखनी है, 1 2 3 4 5 6। आप ये 6 वैल्यू याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 45 पे हो जाएगा 1/√2। 60, आपको परेशान नहीं होना है कैसे क्या हो रहा है, आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर आप ये सारी चीजें अच्छे से सीख जाने वाले हो। cos 90 0, cos 180 -1। आप बस मात्र इन 6 वैल्यूज को याद रख लीजिए, आपके सारे वर्क के सारे न्यूमेरिकल किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल हो लग जाएंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम है ना। चलो, तो आप इतना नोट करिए, इतना आप नोट करिए। फिर कुछ इंटरेस्टिंग बातें अब आगे हम लोग इसकी डिस्कस करते हैं, जैसे यूनिट हो गया और टाइप्स ऑफ वर्क हो गया, और भी कई चीजें हैं जो हम लोग एक दो न्यूमेरिकल भी लगा के इसको देखेंगे। ठीक है, आप इतना नोट करिए। चलिए अब हम लोग यूनिट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप पढ़िए तो आप तो पहले उसको जानिए व्हाट, एंड देन हमेशा कोशिश करिए उसकी यूनिट जानने की। और यूनिट किस मीडियम में, मतलब किस सिस्टम में? हमेशा एसआई सिस्टम। हमें यूनिट जनरली किस में पढ़ना है? एसआई सिस्टम। कभी कभी आपसे सीजीएस भी पूछ सकता है, लेकिन आपको अगर याद रखना है तो क्या रखना है? एसआई। तो वर्क की जो यूनिट होती है, अगर आप ध्यान दो तो यूनिट जो बनती है वो फॉर्मूले से बनती है। अभी जस्ट फॉर्मूला हम लोग बना के लाए हैं, वर्क का क्या लाए हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट अगर पता हो तो बताओ न्यूटन। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन मीटर। तो देखो वर्क की यूनिट बनी न्यूटन मीटर, वर्क की यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर। बट इसको दिया किसने है? तो इसको दिया गया है जूल के द्वारा। तो वर्क की जो बेसिकली यूनिट होती है वो क्या है? जूल। क्या है? जूल। जिसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल जे। जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल जे। ये हम एसआई की बात कर रहे हैं, ये हम एसआई की बात कर रहे हैं। अभी यहां से देखो आपको पता चल गया कि 1 जूल इज इक्वल 1 न्यूटन मीटर, क्योंकि दोनों यूनिट सेम है, दोनों एसआई में है। क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, देन और वर्क की तुम्हें पता है कि जूल होती है। देन वी कैन से दैट 1 जूल इज इक्वल 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये हो गई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका याद रखने का है। यूनिट में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप परेशान नहीं होना है, यूनिट को लेकर तो परेशान ही नहीं होना है। अगर रिलेट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। हम सीजीएस में भी जल्दी से बता देते हैं। देखो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है अर्ग। क्या होती है? अर्ग। ठीक है, ERG अर्ग। और देखो इसको आप प्रोनाउंसिएशन इज योर्स। ठीक है, आप अर्ग पढ़िए, अर्ज पढ़िए, एनीथिंग। ठीक है, जूल और अर्ज में रिलेशन क्या है? जूल और अर्ज में रिलेशन। तो 1 जूल इज इक्वल
क्या लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल 1 सॉरी 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 है। तो फर्क ही क्या रह जाता अगर 1 जूल 1 अर्थ हो जाता, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल 10 टू पावर 7 अर्थ। तो इन दोनों चीजों को आप याद रखिए। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहां से आपसे आ सकता है डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, डिफाइन 1 न्यूटन, एनीथिंग, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो 1 जूल या फिर 1 करके डॉट यूनिट, डिफाइन 1 यूनिट, यूनिट की प्लेस में कुछ भी आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, देखो बहुत ही आसान होता है ये। आपको जिस भी यूनिट की बात कर रहा है उसका फॉर्मूला पकड़ने की कोशिश करें। किसकी है, वर्क है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर, तो हम अगर आसान भाषा में देखो यहां से बताएंगे कि 1 जूल कब हो सकता है, जब आपने 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई किया। 1 न्यूटन फोर्स, ध्यान सुनना, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied on any body and the body displaces by 1 meter, and the body displaces by 1 meter, then we can say that the work has been done by 1 joule। वर्क कितना हुआ 1 जूल। तो देखो आप इस डिफिनीशन को अपने से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट करके आप बताइए, हम आपको डिफिनीशन मैसेज कर देंगे, ठीक है। तो 1 जूल हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ वर्क, सॉरी 1 Newton of force is applied on any body and the body displaces by 1 meter, then we can say that the work has been done by 1 joule, ठीक है। तो ये हो गई यूनिट की बातें, ये क्या हो गई यूनिट की बातें। अब देखिए यहाँ से दो बातें याद रखने वाली हैं, 1 जूल इज इक्वल 1 न्यूटन मीटर एंड 1 जूल इज इक्वल 10 टू द पावर 7 अर्थ। अर्थ क्या है, अर्थ इज द सीजियस यूनिट ऑफ वर्क, अर्थ इज द सीजियस यूनिट ऑफ वर्क। आप इतना नोट करिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। अब जानते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने टाइप से होते हैं। देखो इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट कर लीजिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे फोर्स क्या होता है, न्यूटन वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बट वर्क एक स्पेशल टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या है, स्केलर होता है, ठीक है। बाकी वेक्टर से वेक्टर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब हायर क्लासेस में आएंगे तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। फिर भी हम देखो कोशिश करने की बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो होता है हमारा वर्क वो एक्चुअल में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। और जब भी कभी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तब हमेशा आता है कि स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर अभी क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा तो क्या कहेंगे हम उसे, तब आएगा रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अभी आप परेशान नहीं होइए, आपके सिलेबस में अभी ये सब नहीं है। आप हायर क्लासेस में आएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। चलिए इस पॉइंट पे याद रखिएगा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने टाइप से होते हैं। देखो वर्क जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं एंड नेगेटिव वर्क। वर्क कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, आइदर पॉजिटिव और जीरो एंड नेगेटिव वन। तो देखो पॉजिटिव कब होता है, अभी अगर आपने देखा हो फॉर्मूले हमारे पास क्या आए हैं, वर्क इज इक्वल एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। अगर आपने ध्यान दिया हो कभी भी आप अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, फोर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस भी करेगी और लेंथ भी नेगेटिव नहीं होता, तो इन दोनों से तो पॉजिटिव आ रहा है। अब बात यहाँ फंसती है, देखो इस क्वांटिटी में वर्क में 3 क्वांटिटी आई है, कौन कौन सी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड कॉस थीटा। तो इन तीनों जब पॉजिटिव होंगे तो अपने आप वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कोई भी बॉडी है, आपने इसमें फोर्स लगाया इसी डायरेक्शन में और बॉडी डिस्प्लेस इसी डायरेक्शन में कर रही है, तो सेम डायरेक्शन में हम कह सकते हैं पॉजिटिव वर्क, हम कह सकते हैं पॉजिटिव वर्क पहले, ठीक है। व्हेन थीटा इज लेस देन 90, इज लेस देन मतलब 90 से कम है। बात समझना, देखना ध्यान से। हम कहना चाह रहे हैं ये एंगल, ये हम इधर से खींच रहे हैं और इधर ये आ रहा है, तो देखो cos 90 से जितनी भी लेस वाली वैल्यूज थी, cos 0 पे cos 0 1 होता है, cos 30
√3/2 cos 45 1/√2 और cos 60 1/2। मतलब 90 से कम वाली सारी वैल्यूज क्या आई थी पॉजिटिव, क्योंकि फोर्स कुछ भी लगाएंगे आप तो वो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव फोर्स ही लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। बचा cos थीटा, तो अगर कोई डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या है cos थीटा। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है cos थीटा, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। तो जब थीटा क्या हो मतलब एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका 90 से कम है तो हमेशा आपका वर्क क्या होगा पॉजिटिव वर्क होगा, देन वर्क विल बी पॉजिटिव। अगर इसको और एक पॉइंट इसमें नोट करना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, डिस्प्लेसमेंट अकर इन सेम डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अकर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किधर होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे नॉर्मल जितने भी एग्जांपल होते हैं, किकिंग अ बॉल वो भी क्या है हाँ पॉजिटिव वर्क। अब इसके बाद दूसरा वर्क जो आता है वो आता है जीरो वर्क। दूसरा वर्क कौन सा आता है जीरो वर्क। तो जीरो वर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, तीन क्वांटिटी, तीन में से कोई एक भी अगर जीरो हो गया तो जीरो हो जाएगा। तो फोर्स आपने कोई बॉडी ऐसे आप देख रहे हो, बस बैठ कर दीवार को बस देख रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। इस केस में क्या हो रहा है, फोर्स तो आप आंखों से तो लगा रहे हो। अब देखिए आपके पास जादू नहीं है, ठीक है, आपके पास कोई मायावी शक्ति नहीं है, तब तो दीवार नहीं गिरेगी ना। अगर मायावी होगी तो गिर जाएगी, वो अलग हो गया, ठीक है। अभी आपके पास कोई शक्ति नहीं है तो आप देखते जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, आपकी आंखें दर्द करने लगी, मींस वर्क हो रहा है बट बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस केस में भी वर्क क्या हो जाएगा जीरो। मतलब व्हेन F इज जीरो। दूसरा क्या हो सकता है, आपने फोर्स तो लगाया, जैसे हमने वर्क एग्जांपल शुरू में ही बताया था कि नॉर्मल लाइफ में जो वर्क करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अगर आपने जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से वर्क फिर जीरो, व्हेन F जीरो या फिर और D इज इक्वल जीरो। तो इसमें बहुत सारे केस हैं, जैसे कोई बॉडी यहां से मूव की ऐसे ऐसे घूम के फिर यहीं आ गई, तो क्या इस केस में कोई वर्क हुआ है, आप सोच के बताइए क्या कोई वर्क हुआ है। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ है, द शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट। वहीं से शुरू किया वहीं आ गए। तो हमने अगर पहला चैप्टर भी पढ़ रखा, अगर पहला थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट है जीरो। तो जब आप कभी भी सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपने घर से स्टार्ट किया पूरी जर्नी और फिर वापस घर पे ही आ जाते हो, तो पूरे दिन का आपने कोई काम नहीं किया। कौन कह रहा है, साइंस। साइंस के अकॉर्डिंग आपने कोई भी काम नहीं किया अगर आप वापस घर चले आए, ठीक है। तो आप इस बात को फील करिए, फील करने की कोशिश करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर फोर्स जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, देखो यहाँ एक नया फैक्टर आया हुआ है जिसका नाम है cos थीटा। तो cos थीटा जब जीरो हो जाएगा तो इन दिस केस थीटा बराबर क्या रहता था 90 डिग्री। देखो ध्यान से, आपने अगर टेबल बना रखा होगा तो cos 90 क्या आया था जीरो। तो अगर 90 डिग्री पे भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, थीटा देखो क्या था, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल। तो अगर कोई भी बॉडी को आपने परपेंडिकुलरली फोर्स लगाया और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे कुली। कुली का एग्जांपल बहुत फेमस है। कुली ने अपने सर पे क्या किया, देखो नहीं ये कुली नहीं, हम लोग कुली दूसरा कुली बनाते हैं, ये ठीक है। इसने अपने सर पे एक बोझा रखा हुआ है, इसने सर पे अपने क्या रखा हुआ है, बोझा रखा हुआ है। तो ये अभी क्या कर रहा है, देखना ध्यान से, ऊपर की ओर फोर्स क्या रहेगा इसका, ऊपर की ओर, और ये बॉडी इधर को मूव कर रहा है, ये आगे आगे आगे। आप आगे आगे से जा रहे हो रास्ता दिखाते हुए, आप आगे से रास्ता दिखाते हुए जा रहे हो, तो ये आपकी ओर तो आएगा ना। ध्यान देखना, डिस्प्लेसमेंट इधर को हो रही है बॉडी की, फोर्स इधर को लगा है, एंगल कितना है इन दोनों के बीच में 90। तो जो आप पुलिस से काम कराते हो उसने कोई काम एक्चुअल में किया नहीं होता है, किसके अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग। तो इन दिस केस क्या हो रहा है, फोर्स जीरो, वर्क जीरो हो रहा है। बस समझना, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दैट मींस वर्क विल बी जीरो, बिकॉज वर्क जो होता है वो उसके एंगल पे भी डिपेंड करने लगा। आप इस बात को समझिए, फील करिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके बाद और कोई एग्जांपल, सेम
सेम पुलिंग। या फिर आप जा रहे हैं अभी बैग लेके स्कूल, बैग लेके स्कूल जाते हो कि नहीं? यहाँ आपने यहाँ बैग पीछे टांग लिया है और दौड़ते हुए भागते हुए जा रहे हो और कुछ दूर गए थक गए, कुछ दूर गए थक गए, तो क्या हो रहा है? आपने देखो बॉडी से फोर्स लगा के इसको ऊपर की ओर खींचा हुआ है, बट मूव तो आगे की ओर कर रहे हो। तो देखो फोर्स ऊपर की ओर, मूव आगे की ओर, फोर्स और क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच में एंगल फिर कितना हुआ? 0। तो हम आपसे क्या कहेंगे? कितनी जल्दी कैसे थक गए? समझ रहे हो कि नहीं? इतनी जल्दी थक कैसे गए? क्योंकि आपने तो कोई वर्क ही नहीं किया। समझना इस बात को। तो अगर आपका फोर्स 0 हो जाए या फिर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए या फिर cos थीटा, दैट मीन्स एंगल बिटवीन द फोर्स ऑफ दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में एंगल थीटा 90 परपेंडिकुलर हो जाए दोनों आपस में, तो क्या होगा? वर्क 0। वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए, तो वर्क 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या है यहाँ पे? फोर्स and displacement are perpendicular to each other, और भी एग्जांपल्स आप ऐसे ही सोच सकते हैं, देखिए निगेटिव वर्क, किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना। देखो अभी आपने अगर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन क्या हो रहा हो? अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अभी क्या है, आपने इस दीवार को धक्का दिया, आपने इस दीवार पे धक्का मारा, तो दीवार आप पे भी तो लगाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ, बस समझना। और दीवार गिरी नहीं गिरी, तो एक्चुअल में तुम्हारा फोर्स क्या हुआ? वर्क तो कुछ नहीं हुआ, दीवार ने भी तो लगाया, तो दीवार ने जो वर्क किया वो वर्क कैसा वर्क होगा? तुम्हारे लिए निगेटिव होगा, बस समझना, तुम्हारे लिए निगेटिव। जैसे और कोई एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। कभी आपने बैल को खींचते हुए देखा है किसी को? बैल, तो देखो ये बैल जो रहता है, इसको हम खींच रहे हैं, हम तो खींच इधर को रहे होते हैं, लेकिन बैल क्या करता है? और ताकत लगा के हमको, देखो फोर्स हम इधर की ओर लगाए हैं, बट हम डिस्प्लेस इधर को हो जा रहे हैं, हम इधर मूव कर जाते हैं ना, इतनी ताकत नहीं है हमारे पास। समझ रहे हो कि नहीं? हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम खुद ही, हम बैल को ना खींच पाके, बैल हमको खींच लिया, लेकिन फोर्स तो हम भी लगा रहे हैं ना। तो हमने फोर्स इधर को लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर को हो गया। देखो ध्यान से, इन दिस केस एंगल इसके बीच में कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच 180, और cos 180 क्या था? देखो -1 था। व्हेन, मतलब अगर आसान कहें तो व्हेन cos थीटा इज इक्वल 180, देन व्हेन cos थीटा इज इक्वल -1, थीटा इज इक्वल, नहीं, हम लोग क्या कह सकते हैं? जब थीटा 180 डिग्री, देन cos थीटा बराबर -1, तो इसका क्या मतलब हुआ? वर्क बराबर -fs, सॉरी इन डी लिखे हैं तो fd हो जाएगा, वर्क बराबर क्या हो जाएगा? fd। आप समझ रहे हैं? इसको फील करिए, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है। आप समझिए, आपने बैल को खींच लिया, फोर्स तो आप भी लगा रहे हो, बट बैल ने ज्यादा लगा दिया, तो आप क्या हो गए? आगे चले गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। और ऐसे केस को हम लोग कैसा वर्क कहते हैं? निगेटिव वर्क। आपने वर्क किया लेकिन वो उल्टा हो गया। जैसे काम होता नहीं है, आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो, काम बिगड़ जाए, तो कैसा वर्क होता है? निगेटिव ही तो होता है ना। आप किसी का अच्छा ही सोच रहे हो, लेकिन वो खराब हो जाता है, तो वैसा ही ये भी वर्क है, ठीक है। तो वर्क कितने टाइप से हो गए? 3 टाइप से, या तो पॉजिटिव होगा, या 0 होगा, या निगेटिव होगा। तो 0 के भी आप एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं खुद से, पॉजिटिव के भी कर सकते हैं और निगेटिव के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग आसान भाषा में याद करना चाहें, रिवाइज करना चाहें, तो क्या कह सकते हैं कि हमारा वर्क जो होता है वो क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या फिर जब भी हम कभी किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं, वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही हो, तब हम कह सकते हैं कि वर्क हुआ है। तो वर्क 3 टाइप से हो गए थे हमारे पास, पॉजिटिव, निगेटिव और 0। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो कई बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, अब सर इतना पढ़ लिया, चलिए ठीक है, न्यूमेरिकल में कैसे अप्रोच करें? तो देखो, जब भी कभी मिले तुम्हें न्यूमेरिकल, तो हमारे पास FD आए हैं, FD cos थीटा। अगर तुम ध्यान देना चाहो तो ये जो फॉर्मूला है, ये इसी का तो छोटा पार्ट है। जब cos थीटा क्या हो? 1। देखो ना, अगर ये 1 रहे तो 1 से किसी भी मल्टीप्लाई 1 ही होता है, तो ये
हटा दें तो क्या वही फॉर्मूला है। तो अगर तुम्हें नहीं पता है, एंगल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो ऑब्वियस सी बात है cos थीटा क्या रहेगा, वहां 1 रहेगा। तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और कुछ दिया भी है तो हमें ये, तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला। एंगल नहीं दिया तो अपने आप ही हट जाएगा ना, बस समझना। तो परेशान होना नहीं है। एंगल नहीं देने का क्या मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इतना ही हमारा क्या है, वर्क का ओवरऑल व्यू। आप इतना रिवाइज करिए, इतना लर्न करिए, फिर हम लोग अभी अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, तो आप तब तक के लिए गुड बाय।